यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इनमें ये बताते हैं कि हमें इस केमिस्ट्री में क्वेश्चंस जो आने वाले हैं मन में, उन सारे सब क्वेश्चंस का जो जवाब है वो हमें इस चैप्टर के दौरान मिलेगा और इसे आगे इस किताब को पूरा पढ़ने पर भी मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रोनाल्ड होफमान उन्होंने क्या बोला है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री साइंस है मॉलिक्यूल्स की और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की। इट इज़ अ साइंस नॉट मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स। ये सिर्फ 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं है, बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम दैम। लेकिन इनसे बनने वाले अनंत मॉलिक्यूल्स और उनकी अलग अलग वेराइटीज़ जो कि केमिस्ट्री है बताती है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री डील करती है कंपोजिशन से, मैटर के कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से, उनकी प्रॉपर्टीज से। दीज एस्पेक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ये एस्पेक्ट्स जो हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज मैटर की, हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ज़रिए। डेट इज़ वाई, इसीलिए केमिस्ट्री को साइंस कहा जाता है। किसकी? केमिस्ट्री को एटम्स और मॉलिक्यूल की साइंस कहा जाता है। एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की साइंस कहा जाता है। कैन वी सी, वे एंड परसीव दीज एंटिटीज। क्या हम इन्हें देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं या इसे स्पर्श कर सकते हैं, इन एंटिटीज, इन बॉडीज को? Is it possible to count the number of atoms and molecules in a given mass of matter? क्या हम इन जो मैटर है उसे काउंट कर सकते हैं एटम में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में? एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स। और क्या इनके जो बीच में कोई, इनकी क्वांटिटीज के बीच में क्या कोई रिलेशन है, मास या फिर इनके पार्टिकल्स के नंबर्स के बीच में, जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं? वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चन इन दिस यूनिट। इस यूनिट में, या फिर कहूँ जो से मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। वी वुड फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वान्टिटेटिवली डिस्क्राइब। और फिर आगे चलकर हम ये समझेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की किस तरह से क्वान्टिटेटिवली डिस्क्राइब्ड है। इनका यूजिंग किसका, न्यूमेरिकल मटेरियल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हम आने वाली यूनिट्स में, इस यूनिट के बाद आने वाली यूनिट्स में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट्स टू सिस्टमेटाइज knowledge of describing and understanding nature for the sake of convenience. Science can be viewed, science को we can viewed as a continuing human effort to systematic knowledge. साइंस को ह्यूमन एफर्ट्स, इसको साइंस को जनरेट करने वाले ह्यूमन ही है और ये उनकी ह्यूमन की सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसे डिस्क्राइब किया गया है और अंडरस्टैंड किया गया है नेचर के लिए, ताकि हम नेचर को समझ सकें कि नेचर हमें क्या बताना चाहता है, वो आखिर में क्या समझाना चाहता है। नेचर में ये सब पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है, आखिर में ये कहना क्या चाहती हैं, या फिर इनसे हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, क्या ये हमसे चाहती हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, इसके ज़रिए जो साइंटिस्ट हैं, ह्यूमन्स हैं, वो जान पाए। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन। इस चीज़ को जानने के लिए साइंटिस्ट, या फिर कहें कि जो ह्यूमन है, उसने साइंस को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी। केमिस्ट्री केमिकल की स्टडी कहलाती है। फिजिक्स, इसमें न्यूटन के लॉ जिनमें पढ़े जाते हैं वो फिजिक्स कहलाती है। बायोलॉजी मीन्स बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स ह्यूमन बींग्स लिविंग, और एनिमल्स, प्लांट्स, इनके लिविंग को बताती है, की स्टडी को कहलाती है बायोलॉजी। जियोलॉजी, जियो
जियो का अर्थ होता है अर्थ, या फिर कहें जिस जगह हम धरती पर रहते हैं। लॉजी प्लस लॉजी वर्ड से बुला है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अर्थ की स्टडी कहलाती है जियोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करती है कंपोजिशन की, प्रॉपर्टीज की, कि मैटर जो है वो किन एलिमेंट से मिलकर बना है, उनके प्रॉपर्टीज और वो किस तरह इंटरेक्ट होके बने हैं, उनके बीच में ऐसा क्या कौन सा इंटरेक्शन लगा है वो बताती है। केमिस्ट्री आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर। केमिस्ट अगेन में होते कौन है? केमिस्ट वो होते हैं जो कि केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं और कहें कि ज्ञाता है केमिस्ट्री के, ये जानने में लगे हुए थे कि आखिर में जो ये केमिकल्स हैं इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। बेसिकली बस वो यही जानना चाहते थे। जैसे कि अगर मैं कहूँ HCl, अगर HCl है, जब शुरुआत में हम पुराना एंशिएंट टाइम देखें तो उस टाइम पर साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि HCl होता क्या है, और है भी तो बस वो यूज़ करते थे। वो यही जानना चाहते थे कि आखिर में ये इसे हाथ लगाने से जल क्यों जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर हम देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि बेस है, उसे हाथ लगाने से हम जलते नहीं। ऐसा क्या है कि वो एक चीज़ को टच करने से हम जल जा रहे हैं और एक चीज़ को हाथ लगाने से हम जल नहीं रहे, वो ये जानना चाहते थे। या फिर ये कहें कि हम डेली यूज़ में जैसे हम चीनी का घोल बनाते हैं, पानी और चीनी को मिलाने पर आखिर में वो मीठा क्यों हो जाता है, ऐसा क्या कारण है। ये पानी जो है हम जो पीते हैं वो पानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से कैसे बना, ये वो जानना चाहते थे। या फिर कहूँ हर साइंटिस्ट क्या हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर में ये ऐसी चीज़ें होती कैसे हैं। ये जानना, ये क्यूरियोसिटी जो थी हमारे साइंटिस्ट के अंदर थी, केमिस्ट के अंदर थी, तो वो उसी का जवाब ढूंढने के चक्कर में इतना आगे आ गए। केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन साइंस। केमिस्ट्री जो है ना साइंस का वो पार्ट है जो कि सब ये कहेंगे, केमिस्ट्री जो है ना हर जगह है। केमिस्ट्री जो है आपकी बायोलॉजी में मिल जाएगी, केमिस्ट्री जो है वो आपको अपनी फिजिक्स में भी, इवन डेट आपकी बायोलॉजी जो है ना वो टोटली केमिस्ट्री पर बेस्ड है। केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरवीन्ड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। देख लो आ गई ना वही बात, केमिस्ट्री क्या करती है, प्ले करती है, इम्पोर्टेंट रोल निभाती है साइंस की और भी ब्रांचेस में, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। यहाँ तक कि ये सिर्फ केमिस्ट्री जो है हमारी बायोलॉजी, जियोलॉजी और फिजिक्स तक सीमित नहीं है, इसका ये जो है ना हमारी डेली लाइफ पर भी इसका रोल है, ये हमारी डेली लाइफ से भी कनेक्टेड है। केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट इन डाइवर्स एरियाज। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना ये इम्पोर्टेंट हैं, ये जो पूरी अर्थ है क्योंकि अर्थ के हर थोड़ी सी कोने में अलग भिन्नता है, उन एरियाज को बताती है केमिकल के प्रिंसिपल्स। सच है जैसे कि वेदर पैटर्न। अब आप ये कहो कि एक राजस्थान है वहाँ गर्मी है, एक महाराष्ट्र है, या फिर कहें कि जम्मू कश्मीर वहाँ इतनी ठंड है, ऐसा क्यों? ये वेदर पैटर्न ही तो है कि यहाँ गर्मी और वहाँ ठंड। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, कि आखिर में हमारा जो दिमाग है वो काम कैसे करता है। एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कि ये जो कंप्यूटर पे काम होता है, फंक्शंस होते हैं, वो काम कैसे करता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएट किया जाए। यहाँ पर ऐसे कैसे क्रिएट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, एल्कलाइज, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, metals, alloys and other organic chemicals, including new material, contribute in a big way to the national economy. Chemistry plays an important role in meeting human needs for food, health, care products. Chemistry जो है ना वो ह्यूमन की नीड को पूरा करती है कहीं ना कहीं, फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को बनाती है। जो हम मेडिसिन खाते हैं ना वो भी केमिस्ट्री का ही योगदान है उसमें। एंड अदर मटेरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ तक कि
हमारी लाइफ में की जो क्वालिटी है, लाइफ क्वालिटी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाया केमिस्ट्री ने। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर। ये जो वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है एक बड़े लेवल पर, वो अच्छा खासा एग्जाम्पल है, कहीं बेस्ट एग्जाम्पल है सबसे बड़ा केमिस्ट्री का। पेस्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड बनाए जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो पेस्ट्स को मारने का काम करते हैं, इंसेक्ट्स को मारने वाला इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। और अगर कई सारी लाइव ड्रग्स भी हैं, जैसे कि सिस्प्लेटिन है और टेक्सोल है, जो कि इफेक्टिव है कैंसर थेरेपी में। और AZT एजिडोथाइमिडिन ये इस्तेमाल की जाती है एड्स के विक्टिम्स के लिए। सिस्प्लाटिन कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हम कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। AZT, आपने एड्स सुना होगा ना, एड्स मेडिसिन, एड्स बीमारी एक डिजीज़ है, उसमें AZT नाम की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो बनने वाले केमिकल है एजिडोथाइमिडाइन है, have been isolated from plants or animals and sources are or prepared by synthetic methods। मतलब कि ये जो दोनों मेडिसिन है, सिस्प्लाटिन और टेक्सोल, ये प्लांट्स और एनिमल्स के जरिए प्रिपेयर की गई है एक सिंथेटिक मेथड के इस्तेमाल से। सिंथेटिक मतलब कि उस पर कोई अलग से केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक साधारण तरीके से इस्तेमाल बनाकर उसे इन मेडिसिन को बनाया गया है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल्स प्रिंसिपल, इट हैज now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electric and optical properties। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री को जानते जा रहे हैं या केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को समझते जा रहे हैं, उतना ही आसान या उसे समझ पॉसिबल हो पा रहा है। हम मटेरियल्स को नई तरह से डिज़ाइन कर पा रहे हैं और उनसे कुछ बना पा रहे हैं। मैग्नेटिक, स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि केमिस्ट्री जो केमिकल है इनके अंदर कुछ मैग्नेटिक वर्क करता है, इलेक्ट्रिक वर्क भी होता है और कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिनका जानना हमारा बेहद ज़रूरी है। दिस हैज़ लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये जो है ना सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स को बनाने में में बहुत अच्छा रोल निभाती है केमिस्ट्री। पॉलीमर्स को बनाने में, ऑप्टिकल फाइबर्स को, लार्ज स्केल मिनिएचराइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और सॉलिड स्टेट के कई सारे डिवाइसेस को छोटे लेवल पर बनाने में भी काम आती है। और अभी के जो रिसेंट ईयर्स हैं हैज़ टैकल विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। यहाँ तक कि अब जो बीते दशक हैं या फिर कहें अब जो साल चल रहे हैं, बीते सालों में केमिस्ट्री ने धरती पर जो वेस्ट है, एनवायरनमेंट में जो खराबी है, उनको भी ख़त्म करने में अपना रोल निभा रही है। सेफर अल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हाजर्ड रिफ्रिजेंट्स लाइक CFCs responsible for ozone depletion in the stratosphere has been successfully synthesized। यहाँ तक कि CFC जो कि हमारी अर्थ के ओजोन डिप्लेशन, आपने ओजोन लेयर का नाम तो सुना ही होगा, ओजोन लेयर, ओजोन O3, जो ओजोन हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पर में है। इन्वायरमेंट की जब आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट, तो उसमें आपको पढ़ेगा स्ट्रेटोस्फीयर, ये उसमें अर्थ के इन्वायरमेंट की लेयर्स में से एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। उसमें ही हमारी जो अर्थ की ओजोन लेयर है, जो कि हमें अर्थ पर आने वाली हानिकारक UV रेज से बचाती है। कौन हमें बचाती है? ओजोन लेयर। उसमें होल करने का काम कर रही थी ये जो CFC है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसे बचाने का भी जो निवारण है वो हमारी केमिस्ट्री ने ढूंढ लिया। However, maybe big environmental problem continue to be matters of grave concerns to the chemists में big environmental problem continue। और यहाँ तक कि हमारे जो केमिस्ट्री के ज्ञाता हैं या फिर कहें केमिस्ट्री की नॉलेज रखने वाले
और भी कई तरह से धरती को सुरक्षित इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से बचाने में लगे हुए हैं। वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज हैं जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, और हमें हेल्प करती है बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझने में। जिन बायोकेमिकल मीन्स ऐसी प्रोसेसेस जिनमें बायोलॉजी का तो रोल है ही, साथ ही साथ उनमें हमारी केमिस्ट्री में केमिकल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी प्रोसेसेस यूज़ ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, और इस दौरान केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल पर एंजाइम्स को प्रोडक्शन किया जा रहा है, लार्ज स्केल पर एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। और कुछ एक्सोटिक मटेरियल्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअली फ्यूचर जनरेशन के लिए एक चैलेंज है। A developing country like India need talented and creative chemists for accepting such challenges। और इस तरह के challenges को accept करने वाले टैलेंटेड और इंटेलिजेंट या फिर कहें कि क्रीम केमिस्ट की हमारे भारत को बेहद ज़रूरत है, ऐसे केमिस्ट की। सो गाइस, आप में से जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना, वो केमिस्ट्री को पढ़िए, इस तरह पढ़िए कि आप उसे जी रहे हैं, ना कि आप पढ़ रहे हैं या रट रहे हैं या आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैटर। आखिर में मैटर का नेचर होता क्या है? यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। आपकी शुरू की क्लासेस में आपने मैटर वर्ड तो सुना ही होगा। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मास और स्पेस रखती हो वो कहलाती है मैटर। अब मैटर एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स एक्सेट्रा are composed of matter. You know that they have mass and they occupy space। धरती पर जो भी कुछ है, जैसे कि बुक है, पेन है, पेंसिल है, पानी है, हवा है, यहाँ तक कि हम लोग भी जो रह रहे हैं, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब बने हैं मैटर से मिलकर बने हुए हैं, और इनमें कुछ ना कुछ मास है और ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। यू आर आल्सो अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट 3 फिजिकल स्टेट्स। और आप भी जानते हैं कि जो मैटर है वो 3 फेजेस में, 3 स्टेट्स में पाया जाता है। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन फिगर 1.1। 1.1 फिगर में आप देखोगे कि सॉलिड किस तरह से बना हुआ है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड आप ऐसे देख सकते हो जैसे कि पानी की बर्फ़ होती है, या फिर कहें कि लकड़ी का कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो, या फिर क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, सॉलिड। लिक्विड पानी हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। गैस कह सकते हैं कोई भी गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन नहीं होती गैस, सॉरी गलती से बोल गया। अब आगे देखते हैं। इन सॉलिड्स these particles are held very close to each other in an orderly fashion and there's not much freedom of movement। अगर हम इस फिगर में देखें कि ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल, ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कितनी बुरी तरीके से चिपके हुए हैं। इनके अंदर इतनी भी स्पेस नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो सकें या एक दूसरे में मिल सकें, ठीक है। और ये जो अरेंज है ना, वो एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज है। मतलब कि अगर नीचे 4 है ना, तो आगे ऊपर भी 4 लगे हुए हैं, पीछे भी 4 हैं, और 4 से ज़्यादा नहीं, एक ऑर्डर में फिक्स्ड हैं। लेकिन लिक्विड, चलो लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। जैसे कि इसमें बताया, देखो पार्टिकल्स जो है ना इसमें हैं, लेकिन ये फ्री हैं, थोड़ा बहुत फ्री है ताकि ये इधर उधर मूव कर सकें।
हाउएवर इन गैसेस, लेकिन गैसेस में कैसे देखें, द पार्टिकल आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू द प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स। मतलब कि लिक्विड जैसे सॉलिड में है, या फिर हम कहें लिक्विड में पार्टिकल्स जिस तरह से बाउंड है ना, उस तरह से हमारे ना गैस में पार्टिकल्स बाउंड नहीं होते, वो फ्री होते हैं, जिस जगह पे चाहें वैसे चाहें मूव कर सकते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती गैसेस की, लिक्विड की भी नहीं होती। लिक्विड की, सॉलिड की फिक्स पोजीशन होती है, वो एक जैसी शेप होगी उसी शेप में रहेगा और एक फिक्स वॉल्यूम होगा, लेकिन लिक्विड का नहीं होता। जैसे अगर आप एक गिलास पानी लो और उस पानी को एक कटोरे में डाल दो, या फिर कहो कि किसी दूसरे बर्तन में डाल दोगे, तो उसका वॉल्यूम बदल जाएगा। वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। गैस की कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, अब सॉलिड का बहुत था, चलो जो मैंने बताया वही आ गया। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड की एक फिक्स डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होता है। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, लेकिन क्या नहीं होती, शेप फिक्स नहीं होती। दे टेक द सेम शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जो मैंने बोला वही है। गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफाइनाइट शेप्स, they completely occupy the containers in which they are placed. These three states of matter and interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. सॉलिड के बारे में सबसे पहले ये जो स्टेट्स है ना, तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों फेजेस को मैं आपस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सॉलिड से लिक्विड में ले जा सकती हूँ, लिक्विड से गैस में, और गैस से सॉलिड में भी। क्यों? एक मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूंगा और उसकी रिक्वायरमेंट है, सॉलिड से लिक्विड में जाने में कुछ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कुछ प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। यदि मैं उनको पूर्ण कर दूँगी, तो कंप्लीट कर दूँ उन्हें रिक्वायरमेंट्स को, तो सॉलिड से लिक्विड में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, चाहे हीट के ज़रिए, चाहे कूलिंग के ज़रिए, या फिर लिक्विड से गैस में और गैस से लिक्विड सॉलिड में। अब आप सॉलिड से गैस का एग्जाम्पल देखो, तो अब दिवाली आ रही है। दिवाली के दिनों में आप पूजा के दौरान कपूर का इस्तेमाल करते हो। कपूर होता तो सॉलिड में, लेकिन जब मैं एक फिक्स टेम्परेचर उसे देती हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो गैस फॉर्म में उड़ जाता है, या फिर कहें भाप के रूप में उड़ जाता है। और हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंज टू लिक्विड। जब मैं लिक्विड को हीट करूँगी या कूल करूँगी, अगर मैं ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में ज़्यादातर, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पर गैस फॉर्म में। चेंजेस टू द गैसेस और वेपर स्टेट। इन रिवर्स प्रोसेस, अ गैस ऑन कूलिंग liquefies